नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सोरेन ने हिला दिया, मोदी के ईडी पर छापा मार दिया। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बौखला सी गई। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस ईडी को नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद में जिस ईडी को एक जो संवैधानिक संस्था थी उसे एक राजनीतिक हथियार बना दिया और राजनीतिक हथियार बना करके 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जो मोदी का सबसे बड़ा हथियार ईडी, कि चुनाव का वक्त हो या किसी राज्य में तख्ता पलट करवाना हो तो ईडी का इस्तेमाल करके छापेमारी करा के, डरा के, धमका के और उसे जेल में बंद करा करके, बदनाम करा करके और उसे अपना मकसद साध रही थी भारतीय जनता पार्टी। उसी ईडी के दफ्तर में हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री ने छापा मरवा दिया। अब ईडी के अंदर इतनी खौफ समा गया कि कहीं झारखंड पुलिस ईडी के अफसरों को उठाकर और थाने में बंद करके पीट न दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भागी। लेकिन कहते हैं कि तब पछताए होते हैं क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी का जो बर्ताव पूरे देश में आतंक सा एक मचा हुआ है, क्या विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी हैं और सत्ता में बैठे हुए सब सदाचारी हैं? आप दर्शक ही समझिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का और भाजपा के नेताओं का घर नोटों के बंडल से भर रहा है, न्यायपालिका के जजों का घर भर रहा है, अफसरों का घर भर रहा है, और छापा कहां पड़ रहा है? विपक्ष के यहाँ। अब ऐसे में जो सूचना निकली वह बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले जो खबरें हैं वह आप दर्शकों को बता दूं कि लाइव दैनिक अपने पृष्ठ में खबर छापता है कि पेयजल घोटाले में संतोष कुमार अपने बयान से पलटा है। एक गवाह था, संतोष कुमार एक गवाह का नाम है। ईडी अफसरों पर लगाया मारपीट का आरोप, जांच करने पहुंची रांची पुलिस। यानी कि संतोष गवाह था, इसे मार पीट कर और तैयार किया जा रहा था गवाही के लिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। और न्यूज 18 क्या कहता है? कहता है कि ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस का धावा, पेयजल विभाग के क्लर्क से मारपीट का आरोप। अब यह सारी चीजें चल ही रही थी अभी और ईडी पहुंच गई थी, क्योंकि जिस संतोष की बात हो रही है उस संतोष को मार पीट करके और गवाही के लिए तैयार किया जा रहा था ईडी के द्वारा। अब ऐसे में संतोष को ज्यादा चोटें लगी ईडी की मार से और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको कई टाके लगे और 16 तारीख को फिर ईडी ले करके आना चाहती थी उसे हॉस्पिटल से सीधा ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। पेयजल का मामला था। अब ऐसे में एफआईआर दर्ज होता है। संतोष यह कहता है अपने बयान में झारखंड पुलिस को, रांची के अंदर, कि ईडी जबरदस्ती हमें मार पीट करके, धमका के और हमसे बयान दिलाना चाहती है कि जो ईडी कह रही है वही मैं बयान दूं। संतोष कहता है कि मुझे यह गवारा नहीं कि मैं झूठा गवाही दूं और ईडी चाहती है कि ईडी जिस तरह से स्क्रिप्ट लिख रही है उसी तरह से मैं बयान दे दूं ताकि किसी को फंसाया जा सके। अब ऐसे में जब ईडी के ऊपर शिकंजा कसता है झारखंड पुलिस, हेमंत सोरेन की पुलिस जब कसती है तो झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बौखला सी जाती है। झारखंड के अंदर
बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, अब तो नहीं है खैर, उनका कहना है कि रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चढ़ने का सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामलों में संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तथा झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोल करके सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे, आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि आप दर्शकों को यह जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का मैंने ट्वीट का जो बताया, और यह चीजें बाबूलाल मरांडी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे झारखंड के, उन्होंने अपनी बौखलाहट में लिखा, अब तो खैर अध्यक्ष नहीं है। लेकिन इसे मैं विस्तार से आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिस संतोष की बात हो रही है, उस संतोष से क्यों झूठा बयान दिलाना चाह रही है ईडी। झारखंड चुनाव से पहले इसी ईडी ने, इसी हेमंत सोरेन को, जिन्होंने कार्रवाई करवाई है ईडी दफ्तर पर, एक इतिहास रचा है देश में कि ईडी जो छापा मारती है, ईडी के दफ्तर पर भी छापा मारा जा सकता है अगर निष्पक्ष काम किया जाए तो। जिस संतोष को जबरदस्ती तैयार कर रही थी, इसी तरह झारखंड चुनाव के पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के रहते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, एक जमीन घोटाले में उनको आरोपी बना दिया गया ईडी की तरफ से, जबकि जांच पर यह निकला कि उस जमीन पर कभी हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन के परिवार वाले कभी गए ही नहीं। और जहां वह जमीन था, वहां पर जब जांच की गई और पूछताछ की गई, तो वहां पर पता चला कि वहां के लोगों ने कभी झारखंड के उस जमीन पर, जिस जमीन का आरोपी बताया गया था बेचने और खरीदने का, उस जमीन पर कभी हेमंत सोरेन का परिवार या कोई रिश्तेदार कभी आया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं उस जमीन पर। सोचिए, वहां के लोगों के यह कथन थे, लेकिन ईडी ने उस जमीन के मामले में कार्रवाई कर दी, जबकि कोई लेन देन का सबूत नहीं था, कोई बैंक ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह का कोई नहीं, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन जरूर निकल गया। ऐसे में ईडी हेमंत सोरेन को जेल में डालती है, 5 से 6 महीना रखती है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाता है। विधानसभा चुनाव के वक्त वह ईडी अपना सबूत पेश नहीं कर पाती है और हेमंत सोरेन को बेल मिल जाती है। आज तक ईडी ने उसे साबित नहीं कर पाया। और 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, 12 सालों के अंदर ईडी का जो रेटिंग है, वह 100 लोगों पर कार्रवाई अगर की है, एफआईआर दर्ज किया है, जांच शुरू किया है, तो मात्र 0.05% का रेटिंग है इसका। यानी कि 100 में 2 लोगों को यह आरोपी साबित कर पाई है, 98 लोगों को आरोपी साबित नहीं कर पाई है। सोचिए, वह ईडी चुनाव के वक्त हर जगह छापे मारती है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि 95% विपक्ष के लोगों पर छापा पड़े हैं, 100 में 95 विपक्ष के लोगों पर। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने नेता हैं, क्या सब दूध के धुले हैं? किसी की सूचना ईडी को नहीं मिलती। चुनावों के अंदर जो धांधलियां होती है, जिस तरह से पैसे लुटाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के घटक दलों द्वारा, क्या उनके यहां ईडी रेड मारती है? लेकिन विपक्षी दलों के खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। पूरा लोकसभा चुनाव
कांग्रेस ने बिना पैसे का चुनाव लड़ा, क्योंकि खाते को फ्रीज कर दिया गया था और उस खाते से 200 करोड़ रुपया ईडी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिया बिना कांग्रेस के स्वीकृति के। सोचिए, खाते फ्रीज कर लेती है और बिना पैसे के चुनाव लड़ने भेजती है और उसके बाद 200 करोड़ रुपया सरकार के खाते में भी ट्रांसफर कर लेती है बिना किसी सिग्नेचर का, बैंक पर दबाव देकर के, प्रेशर देकर के। तो यह फ्री एंड फेयर कहां है? संवैधानिक संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। यही ईडी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के आईटी सेल के हेड आईपैड के दफ्तर में भी जाकर के छापा मारती है। ममता बनर्जी पहुंच जाती है और वहां जाकर के फाइल, मोबाइल, लैपटॉप सब छीन लेती है और धमका देती है। वह ईडी के ऊपर 2-2 एफआईआर होते हैं और उसके बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट भागती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 3 तारीख तक तो हम सुनवाई नहीं करेंगे। हाई कोर्ट मामला जाता है तो हाई कोर्ट बार बार टाल देता है। 2 बार टाल दिया, एक बार जनता को हाई कोर्ट के सामने आ गई, दूसरे बार भी वही परिस्थिति रही। सुप्रीम कोर्ट भागा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दिया। अब इस पे कोई कार्रवाई नहीं। अब आप सोचिए कि जिस तरह बीएमसी का चुनाव मुंबई के अंदर आज काउंटिंग हो रहा है, कल चुनाव हुआ, काउंटिंग हो रहा है, 12:30 बजे आप दर्शकों को उसके भी हाल बताऊंगा कि इस समय काउंटिंग में क्या चल रहा है। आप दर्शक चौंक जाएंगे, जरूर देखिएगा, जुड़िएगा और दोस्तों को भी जोड़िएगा 12:30 बजे। लेकिन जिस तरह अजीत पवार के यहां छापा मारा गया, अजीत पवार एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उनके आईटी सेल दफ्तर में छापा मारा गया। क्यों? आप इसे तर्क को समझिए, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी नहीं है हमारे देश के अंदर। इसीलिए सुनिए, जो लोकतांत्रिक देश है वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। सिर्फ अजीत पवार भाजपा का साथ छोड़ करके अपने चाचा शरद पवार के साथ बीएमसी का चुनाव लड़े, इसके लिए छापा मार दिया गया। तो अगर अजीत पवार के यहां छापा मारा जा सकता है तो क्या चंद्रबाबू नायडू यहां छापा नहीं पड़ेगा? चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप है। इसी मोदी की ईडी सीबीआई ने 52 दिनों तक चंद्रबाबू नायडू को जेल में रखा था 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन एक इंटरनल सर्वे आता है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, चूंकि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही वक्त पर होता है, तो एक ही वक्त पर होता है तो जगन मोहन रेड्डी जो 5 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थक थे, एनडीए के हिस्सा थे, समर्थन लेती रही, अपना उल्लू सीधा करती रही, घर भरती रही, अडानी को विस्तार देती रही आंध्र प्रदेश से, उस जगन मोहन रेड्डी का रिपोर्ट इंटरनल सर्वे में आता है कि वह बुरी तरह से हार रहे हैं। तो आनंद फानंद में उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की ईडी से चंद्रबाबू नायडू को बाहर निकाला जाता है और कहा जाता है कि आप हमसे गठबंधन करोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। और गठबंधन होता है, मरता क्या नहीं करता। अब गठबंधन होता है, चंद्रबाबू नायडू बाहर निकलते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2/3 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू की सत्ता आंध्र प्रदेश में आती है और 16 सांसद चुन करके उनके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, 30 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है और जो एग्जिट पोल चलाए जाते हैं यह कहा जाता है कि 450 के पार, लेकिन 240 पे अटक जाती है। 30 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होता है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्राफिक तौर पर बताया भी था। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जानते थे कि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास के तहत इन लोगों ने हमें घोटाले के आरोप में बंद किया था, वह ईडी से क्लीन चिट ले लेते हैं। लेकिन
जब अजीत पवार को क्लीन चिट देने के बावजूद और 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जो जब्त की थी ईडी ने वह वापस कर दिया था, उसके बावजूद उनके दफ्तर में अगर छापा पड़ सकता है तो क्या चंद्रबाबू नायडू के दरवाजे पर छापा नहीं पड़ सकता, उनके घर पे नहीं पड़ सकता? सेम परिस्थिति अजीत पवार से अलार्म बजाई है मोदी सरकार ने कि चंद्रबाबू नायडू पर भी हम छापा मार सकते हैं। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू मिशन 37 और इंडिया गठबंधन के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। या इंडिया गठबंधन के हर दलों से संपर्क में चंद्रबाबू नायडू है और वह जानते हैं कि यह व्यक्ति, मोदी जैसा व्यक्ति जो है वह कभी भी कोई कदम उठाएगा, इससे अच्छा इसे हटा दो। वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, यह हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उन्होंने अल्टीमेटम 1 फरवरी को दिया है, वह भी देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। लेकिन इसी ईडी को जब ममता बनर्जी चुनौती देती है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसी ईडी के सर भी फूटते हैं। लेकिन अब झारखंड के अंदर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने नानी याद दिला दी है, अब ईडी डर रही है, खौफ में है कि कहीं अगर झारखंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए और संतोष निकल गया हॉस्पिटल से और पुलिस ने उसे उठा लिया, ईडी के एक शिकंजे में वह नहीं आया, तो ईडी वाले थाने में पिट जाएंगे। और पक्का झारखंड पुलिस गुस्से में है क्योंकि इनका ईडी वालों का आतंक जो है वह बहुत ज्यादा फैल रहा है। इन पर लगाम लगाना जरूरी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें पिंजरे का तोता कहता रहा, मोदी और शाह का हथियार बन गए हैं यह दोनों। यह संवैधानिक संस्था नहीं, सरकार के दलाल बन गए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी संस्था एक बदनुमा दाग है हमारे देश पर, जो लोकतंत्र को दीमक की तरह यह संवैधानिक संस्थाएं चाट रही है और लोकतंत्र को तार तार कर रही है। एक लोकतांत्रिक देश को गुलाम बनाने की यह बहुत बड़ी षड्यंत्र और साजिश है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आप दर्शक सतर्क रहिए और ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द और किस तरह से यह संस्थाएं लोगों को बदनाम कर रही है। राजनीतिक दलों को जो विपक्ष में है उन्हें सुलाने का, खत्म करने का और बदनाम करके जेल में डालने का यह एक साजिश हथियार है। जब जब यह सरकार फेल होती है और जब जब इसके चरित्र देश के सामने आते हैं, यह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को अपना धार बनाती है और डमरू बजा करके हमारे देश का प्रधानमंत्री इस देश को गुमराह करता है। आरएसएस सामने आता है और हिंदू राष्ट्र का राग अलापता है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों को आतंकी बनाकर के देश का माहौल को खराब करता है। सोचिए, इस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब आकर के लोगों को भड़काने का काम करने लगे तो समझ लीजिए कि सरकार फेल हो चुकी है। इसकी असलियत पर चर्चा न हो, इसीलिए धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। लेकिन हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाई और ललकार दिया मोदी को ईडी के दफ्तर में छापा मार करके। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।